आदाब नाज़रीन, उर्दू ख़बरों में आप सभी का खैर मक़दम है। आज ख़बरनामे की शुरुआत करेंगे एक बड़ी और ब्रेकिंग ख़बर से। ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 मवासलाती सियारचा लॉन्च हो चुका है। इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने श्रीहरिकोटा से इसे लॉन्च किया है। LVM-3 MV रॉकेट का इस्तेमाल करके इसे लॉन्च किया गया है। मिशन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और अमेरिका में वाक़े AST स्पेस मोबाइल के दरमियान मुश्तरका तिजारती मुआहदे के तहत इसे अंजाम दिया गया है। ये एक तारीख़ी मिशन है। अगली जनरेशन का ऐसा मवासलाती सियारचा तैनात किया जाएगा जो दुनिया भर में स्मार्टफोन को बराह रास्त तेज़ रफ्तार सेलुलर ब्रॉडबैंड सर्विस फराहम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। और इसरो ने आज दुनिया का सबसे बड़ा तिजारती मवासलाती सैटेलाइट लॉन्च किया है, जिसका मकसद टावर या फाइबर की ज़रूरत के बगैर खला से मेयारी स्मार्टफोन तक बराह रास्त 4G और 5G इंटरनेट तक रसाई फराहम करना है। एक कामयाब लॉन्चिंग दूर दराज और गैर महफूज इलाकों के सार्फिन को वीडियो कॉल करने, इंटरनेट इस्तेमाल करने और 4G और 5G खदमात से लुत्फ़अंदोज़ होने की सहूलियात फराहम करेगी। साथ ही ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 नामी ये सियारचा अगली जनरेशन का सियारचा है जो तेज़ रफ्तार सेलुलर ब्रॉडबैंड बराह रास्त दुनिया भर के स्मार्टफोन को फराहम करेगा। बेंगलुरु में वाक़ई खलाई एजेंसी ने बताया कि 6100 किलोग्राम का मवासलाती सियारचा LVM-3 अब तक की लॉन्चिंग की तारीख में ज़मीन के कम मदार LEO में नस्ब किए जाने वाला सबसे भारी पेलोड है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सतीश धवन खलाई मरकज से नया सियारचा इसरो ने लॉन्च किया है। श्रीहरिकोटा में वाकई सतीश धवन खलाई मरकज से ये सियारचा लॉन्च किया गया है जो बराह रास्त 4G और 5G खिदमात से राब्ता कायम करेगा। इसरो की ये हुसूलियाबी सुबह 8 इसरो की बड़ी हुसूलियाबी सुबह 8:54 पर श्रीहरिकोटा से LVM-3 M6 मिशन के जरिए ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 कम्युनिकेशन सियारचा लॉन्च किया गया है। मगरबी बंगाल में वोटरों की समाअत के लिए 4000 से ज़्यादा माइक्रो ऑब्जर्वर की तरबियत का आज से होगा आगाज। इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के दरमियान 5 जनवरी को होगी एक अहम मीटिंग। तुर्की के सरकारी दौरे पर लीबिया के आर्मी चीफ और दीगर 4 अफराद तैयारा हादसे में हलाक। दोनों ममालिक हादसे की वजूहात की करेंगे तहकीकात। लीबिया के वजीर आजम ने हादसे को अफसोसनाक दिया करार। भारतीय हुकूमत को हिंदुओं के खिलाफ रूनुमा हुए तशद्दुद और बांग्लादेश में सिक्योरिटी की बिगड़ती सूरत हाल पर गहरी तशवीश। वजारत खारजा ने बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को किया तलब, शदीद एहतजाज कराया दर्ज। खेलों में भारतीय खवातीन क्रिकेट टीम ने 5 मैचों की T20 सीरीज के दूसरे मैच में श्रीलंका को 7 विकेट से दी शिकस्त। सीरीज में 2-0 की बरतरी की हासिल। दीगर खबरों में मगरबी बंगाल में SIR के बाद वोटरों की समाअत करने के लिए आज 4000 से ज़्यादा माइक्रो ऑब्जर्वर को तरबियत दी जाएगी। पहले मरहले में 31,18,424 लोगों की समाअत की जाएगी। इस अमल को अंजाम देने के लिए 4600 माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं। हर समाअत मरकज़ पर 11 टेबल होंगे।
जहां रोजाना 1650 लोगों की समात की जाएगी। वाज़ेह है कि समात पंचायत दफातर या बल्दियात में नहीं होगी, इसके बजाय वो म्यूनसिपल और पंचायत इलाकों में वाक़ई दीगर सरकारी इमारतों में मुनक़िद होगी। दरअसल जिन वोटरों के दरमियानी नामों में गलतियों की वजह से मुसव्वदा फहरिस्त से निकाले गए थे, उनके नामों को दुरुस्त करने की तजवीज़ CEO के दफ्तर ने इलेक्शन कमीशन को भेज दी है। अगर ये तजवीज़ कबूल कर ली जाती है तो ऐसे वोटरों को ज़ाती तौर पर समात के लिए हाजिर होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। काबिल ज़िक्र है कि इस दौरान 5 जनवरी को इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के दरमियान एक अहम मीटिंग भी होगी। इस बीच नए साल के आगाज़ पर इलेक्शन कमीशन ने मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात की तैयारियों के सिलसिले में एक अहम मीटिंग तलब की है। ये मीटिंग 5 जनवरी को इलेक्शन कमीशन और मगरबी बंगाल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मनोज कुमार अग्रवाल के दरमियान होगी। मीटिंग में रियासती असेंबली इंतखाबात के दौरान मरकजी फोर्सेज की तैनाती और इस्तेमाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ये भी इम्कान है कि ये इलेक्शन कितने मराहिल में होने चाहिए, इस पर भी बात की जाएगी। वाज़ेह है कि मीटिंग में रियासती पुलिस के नोडल अफसरान भी मौजूद रहेंगे। और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह अपने पार्लिमानी हल्के लखनऊ के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। अपने दौरे के पहले दिन वो साबिक़ वज़ीर आज़म और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के यौम पैदाइश के मौके पर अटल कन्वेंशन सेंटर में मुनक़िद होने वाले एकल काव्य पाठ प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन आज आगरा जाएंगे, जहां वो मेहमान खुसूसी के तौर पर संसद खेल महोत्सव में शिरकत करेंगे। संसद खेल महोत्सव का मकसद देही और शहरी इलाकों से खेलों की सलाहियतों को एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म फराहम करना है। खेल महोत्सव के हिस्से के तौर पर मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें खिलाड़ियों की बड़ी तादाद जोश खरोश से हिस्सा ले रही है। वो खिलाड़ियों से खिताब करते हुए खेलों की अहमियत और नौजवानों की हमजहत तरक्की में उनके किरदार पर रोशनी डालेंगे। भारत ने दिफाई शोबे में एक और अहम संग मील हासिल कर लिया है। आकाश NG मिसाइल के यूज़र एवेल्यूएशन ट्रायल कामयाबी से मुकम्मल हो गए हैं। इन तजर्बात में मिसाइल ने PSQR के तमाम पैमाने मुकम्मल कर लिए हैं। DRDO ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर यह मालूमात शेयर की हैं। ट्रायल के दौरान आकाश NG मिसाइल के मुख्तलिफ रेंज और ऊंचाइयों पर फ़िज़ाई अहदाफ को कामयाबी से तबाह किया। इनमें सरहद के करीब कम ऊंचाई वाले अहदाफ के साथ साथ लंबी रेंज और ज़्यादा ऊंचाई वाले अहदाफ भी शामिल थे। एक मकामी RFC का और ठोस रॉकेट मोटर से लैस आकाश NG मिसाइल निज़ाम के बारे में कहा जाता है कि वो मुख्तलिफ किस्म के फ़िज़ाई ख़तरात से निमटने की सलाहियत का हामिल है। काबिल ज़िक्र है कि इस कामयाबी को भारत की दफ़ाई खुद इन्हिसारी की तरफ एक अहम कामयाबी करार दिया जा रहा है। पायदार ज़राअत को तरक्की देने और कोऑपरेटिव पर मबनी ज़रई मॉडल को मजबूत बनाने के मकसद के साथ कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड 24 दिसंबर 2025 को हरियाणा के पंचकुला में एक कौमी कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कर रहा है। कॉन्फ्रेंस का मौजू है कोऑपरेटिव के जरिए खुशहाली, पायदार ज़राअत में कोऑपरेटिव का किरदार। वज़ीर दाखिला अमित शाह इस तकरीब में मेहमान खुसूसी होंगे। कॉन्फ्रेंस में हरियाणा के वज़ीर आला नायब सिंह सैनी बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे, जबकि मरकजी वज़राए ममलिकत कृष्ण पाल गुज्जर और मुरलीधर मोहोल भी इसमें मौजूद रहेंगे। सर्दी और कोहरे ने मुल्क के बड़े हिस्सों को अपनी जद में ले रखा है। शुमाली और वस्ती हिंद की बेशतर रियासतों को सुबह से ही घने कोहरे ने अपनी जद में लिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी बंगाल, झारखंड, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में आज घना कोहरा छाए रहने की तवक्को है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में 29 दिसंबर तक घने से बहुत घने कोहरे का इम्कान है। मध्य प्रदेश और बिहार के कुछ इलाकों में 25 दिसंबर तक घने कोहरे के बरकरार रहने की तवक्को है। IMD के मुताबिक उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में 28 दिसंबर तक धुंध बरकरार रह सकती है। महकमा मौसमियात ने लोगों को मोहतात रहने और सफ़र के दौरान खास एहतियात बरतने का मशवरा भी दिया है। और मगरबी बंगाल के बीरभूम ज़िले को कोहरे की एक घनी चादर ने अपनी लपेट में ले लिया है। सुबह से कोहरा इतना ज़्यादा है कि तहत निगाह काफ़ी दूर तक कुछ नज़र नहीं आ रहा है, जिससे सड़कों पर ट्रैफिक जाम है और निज़ाम में ट्रैफिक शदीद तौर पर मुतासिर हो रहा है। ड्राइवर दिन में भी लाइट्स जलाकर गाड़ी चलाने पर मजबूर हैं। इंतज़ामिया ने अवाम से अपील की है कि वो चाको चौबंद रहें और गैर ज़रूरी सफ़र करने से गुरेज करें। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ के मारूफ शायर, मुख्तसर कहानी और नावल निगार विनोद कुमार शुक्ला का मंगल को 88 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। 1 जनवरी 1937 को छत्तीसगढ़ के राज
नंदगांव में पैदा होने वाले विनोद कुमार शुक्ला ने अपनी तहरीरों के जरिए हिंदी अदब को एक नई हसासियत और एक नया नुक्ता नज़र दिया। उनके नावल नौकर की कमीज़, खुलेगा तो देखेंगे और दीवार में एक खिड़की रहती थी को हिंदी अदब की अहम तसानीफ समझा जाता है। उनके ताउन के लिए उन्हें बावक़ार एजाज़ात जैसे कि भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड और साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया। विनोद शुक्ला पिछले कुछ महीनों से बीमार थे और रायपुर एम्स में जेर इलाज थे। हाल ही में उनकी बीमारी के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के दौरे के दौरान उनकी इयादत की थी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने विनोद कुमार शुक्ला के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार करते हुए एक एक्स पर पोस्ट लिखी है। अपनी सादा और ताकतवर तहरीरों से नस्र और नज़्म को मालामाल करने वाले तख्लीक़कार विनोद कुमार शुक्ला के इंतकाल से अदबी दुनिया को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचा है। पसमानदा और मायूस हो रही बिरादरी और अफराद के लिए उनकी हमदर्दी और फ़िक्र उनकी तहरीरों को ख़ास मायने देती है। मैं उनके अहल खाना और अनगिनत मद्दाहों से दिली ताज़ियत का इजहार करती हूँ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी विनोद कुमार शुक्ला के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है। एक्स पर अपनी पोस्ट में पीएम ने लिखा, ज्ञानपीठ अवार्ड याफ्ता मारूफ अदीब विनोद कुमार शुक्ला के इंतकाल से गहरा दुख हुआ है। हिंदी अदबी दुनिया में उनकी अनमोल ताउन के लिए उन्हें हमेशा ही याद रखा जाएगा। दुख की इस घड़ी में मेरी ताज़ियत उनके अहल खाना और मद्दाहों के साथ है। ओम शांति। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। मरकजी हुकूमत ने देही रोजगार कानून में तारीखी तब्दीली करते हुए विकसित भारत जी राम जी की शुरुआत की है। इस नए कानून के मुताबिक देहाती मजदूरों को अब पिछले 100 दिनों से ज़्यादा 125 दिन के रोजगार की गारंटी मिलेगी। मजीद बना इसकी तवज्जो सिर्फ आर्जी उजरत पर नहीं है बल्कि पायदार माश पर भी है। ये तब्दीली गरीब देही मजदूरों को अपने गाँव में काम तलाश करने की सहूलत देगी और दूर दराज के शहरों में रोजगार तलाश करने की ज़रूरत अब ख़त्म हो जाएगी। इसका मस्बत असर उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर के देहात में देखा जा रहा है। 100 दिन काम करते रहे, अब 125 दिन, तब मनरेगा रहा। ये जानित है कि सरकार 100 दिन के रोजी दिए रहा, आज 125 दिन के रोजी हो गया बा और फायदा हो गया बा। सरकार बढ़िया काम किए बा। पहले था कि हम लोग 100 दिन काम करने के बाद हम लोग बाहर जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब हम पूरा अपना रोजगार इधर ही कर रहे हैं। गांव में रह के प्रधान जी हमारे हैं, श्री कमलेश कुमार उर्फ गुड्डू प्रधान जी, उनके हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं, वो भी काम करवा रहे हैं अच्छे से। अब हमको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। श्री राम जी नाम से उसको किया गया है और उसमें 100 दिन के बजाय 125 दिन का काम मिलने के वो है, जिससे मजदूर भी प्रोत्साहित हैं और उससे काम भी ज़्यादा होगा। साबिक़ वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की पैदाइश के 100 साल मुकम्मल होने के मौके पर हैदराबाद के नारायणगुडा में वाक़े किशोर मेमोरियल स्कूल में एक खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया। इस तकरीब का इनेकाद मरकज़ी वज़ारत सक़ाफ़त और त्रिनेत्र फाउंडेशन के ज़रिए मुनक़्क़िद किया गया। इस तकरीब में साबिक़ नायब सदर एम वेंकैया नायडू ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। उन्होंने किताब अटल विजन का इजरा किया। साबिक़ गवर्नर बंडाराव दत्तात्रेय, रुकन पार्लियामेंट लक्ष्मण और बीजेपी के रियासती सदर एन रामचंद्र राव के अलावा कई सीनियर कायदीन और मुअज़्ज़िज़ीन भी यहाँ मौजूद थे। वेंकैया नायडू ने अपने खिताब में कहा कि अटल जी की ज़िंदगी नज़्म व ज़ब्त, ज़िम्मेदारी और कौम की खिदमत की अलामत थी। उन्होंने मज़ीद कहा कि उनका नज़रिया और विजन मुल्क की रहनुमाई करता रहता है और आने वाली नस्लों को उनके विजन को आगे बढ़ाना चाहिए। IIT दिल्ली के मुहक्किकीन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से दुनिया में पहली बार सही तजर्बात के साथ साइंसी तजर्बात को कामयाबी से मुकम्मल किया है। मुहक्किकीन ने मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल किया। इंटेलिजेंस लैब असिस्टेंट या आयला एक AI एजेंट का नाम है जो बग़ैर किसी इंसानी मदाखलत के लेबॉरेटरीज़ में आज़ादाना तौर पर साइंसी तजर्बात करने के लिए तैयार किया गया है। पेश है DD न्यूज़ के नुमाइंदे सौरभ की ये ख़ास रिपोर्ट। बुनियादी AI मॉडल्स जैसे ChatGPT ने अब तक डिजिटल असिस्टेंट के तौर पर काम किया है, जो दस्तावेज़ात का मुसवदा तैयार करने, सवालात के जवाब देने और डेटा का तजिया करने जैसे कामों में मदद करते हैं। ताहम मुहक्किकीन ने मसनूई ज़हानत की हदूद को आगे तैयार करते हुए दुनिया में पहली बार एक ऐसा AI एजेंट तैयार किया है जो इंसानी साइंसदानों की तरह दुरुस्तगी के साथ तजर्बे के दौरान
हकीकी वक्त में फैसला करने और नताइज का आज़ादाना तजुर्बा करने की पूरी सलाहियत रखता है। मुहक्किकीन ने ये आर्टिफिशियल आइला एजेंट तैयार किया है जिसका नाम इंटेलिजेंस लैब असिस्टेंट है, जो शुरू से आखिर तक लेबोरेटरीज में साइंसी तजुर्बात कर सकता है। It has a AI agentic framework where you give simple instructions in English language and it will convert it to a code and then perform the experiments and give you the output of the experiments. What is the importance of this? There are several experimental facilities across the country which are available, but you require experienced human resource to actually perform those experiments. अभी आइला जैसा सिस्टम हो गए तो you can just use this and that will make the experiments very easy to perform. बगैर किसी इंसानी मदाखलत के AI आइला आज़ादाना और अनथक मेहनत के साथ किसी भी साइंसी तजर्बे को कामयाबी से मुकम्मल कर सकता है। IIT दिल्ली के इस सलाहियत के मुजाहरे में आइला ने मुहक्किकीन को सही साबित किया और ये जाहिर किया कि ये निज़ाम किस तरह पेचीदा तजुर्बात कर सकता है, जैसे कि एटमी क़ुव्वत, माइक्रोस्कोपिक। इंसानी साइंसदानों की तरह ये भी हर तजर्बे के दौरान हकीकी वक्त में फैसला करने और नताइज का आज़ादाना तज्जिया करने की पूरी सलाहियत रखता है। तो आइला एक ऐसा फ्रेमवर्क है तो जो आपका अगर आप उसमें कोई भी काम आपको करना है, मतलब कोई भी काम जो कि ये अभी के लिए हमने इसको AFM के साथ कनेक्ट किया है, तो AFM में जो भी मतलब एक्सपेरिमेंट पॉसिबल है तो वो सब एक्सपेरिमेंट यहाँ पे कर सकता है। तो यहाँ पे डिफरेंट फील्ड्स है, जो फील्ड्स में आप देखेंगे मतलब जहाँ पे मटेरियल्स का कैरेक्टराइजेशन करना है तो वो सब काम आप ये AFM से करवा सकते हैं। तो ये इसका मतलब मेन एप्लीकेशन है। किसी भी साइंसी तजर्बे को सही से मुकम्मल करने के लिए तरबियत याफ्ता अफराद की ज़रूरत होती है जो मौजू को मुकम्मल सूझबूझ के साथ कामयाबी के साथ आगे बढ़ा सकें। ऐसे वक्त में जब मरकजी हुकूमत नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के जरिए मुल्क में मसनूई ज़हानत पर मबनी तहकीक को फ़रोग़ दे रही है, IIT दिल्ली के मुहक्किकीन का ये इक़दाम मुस्तक़बिल में काफ़ी अहम साबित होगा। ये साइंस के मैदान में इनकलाबी तब्दीलियाँ ला सकता है। निशान सौरभ की रिपोर्ट, ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। और अब पेश है दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायज़ा। नाज़रीन, उर्दू अखबारात के जायज़े में जो पहली सुर्खी हमने ली है वो है SIR से मुतालिक है। SIR मध्य प्रदेश और केरला समेत 4 रियासतों के ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हो चुके हैं। इसमें से लाखों नाम हटाए गए हैं। उसके बाद की अगली सुर्खी पर नज़र डालते हैं। फ़ौज को नई टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ना होगा, भारत को अपने दिफाई शुबे को मजबूत बनाना होगा। और वज़ीर आज़म से नीरज चोपड़ा और उनकी अहलिया ने करी मुलाकात। इसके बाद की जो सुर्खी है वो माइक्रोसॉफ्ट से मुताल्लिक़ है। माइक्रोसॉफ्ट डिस्कवरी से वाबस्ता हुई HCL टेक्नोलॉजीज़, भारत में बड़ी सरमायाकारी का भी ऐलान। और इसके साथ ही एक तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की तामीर अवाम पर मरकूज़ है, सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का बयान। ये थे आज के उर्दू अखबारात और उनसे जुड़ी चंद सुर्खियाँ। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। हुकूमत हिंद बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए एक सिक्योरिटी की बिगड़ती हुई सूरत हाल को बहुत ही संजीदगी से ले रही है। भारत ने कल बांग्लादेश के हाई कमिश्नर रियाज हमीदुल्लाह को तलब किया था। एक हफ्ते के अंदर ये दूसरा मौका है कि भारतीय वजारत ख़ारजा ने बांग्लादेशी सफ़ीर को तलब करके शदीद एहतजाज दर्ज कराया है। ये इक़दाम ऐसे वक्त में सामने आया है जब बांग्लादेश की वजारत ख़ारजा ने नई दिल्ली में भारतीय हाई कमिश्नर प्रणय वर्मा को तलब किया और भारत में बांग्लादेशी सिफारती मिशनों के बाहर होने वाले वाक़यात पर संगीन तशवीश का इजहार किया। वजारत ख़ारजा ने वाज़ेह किया कि बांग्लादेशी हाई कमिश्नर को ढाका में सिक्योरिटी की बिगड़ती हुई सूरत हाल और वहाँ पर मौजूद भारतीय हाई कमीशन को मुमकिन ख़तरात के हवाले से भारत के संगीन तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। वजारत ने कहा कि कुछ बुनियाद पर अनासिर खुलेआम भारतीय मिशन के इर्द गिर्द सिक्योरिटी चैलेंज पैदा करने की खुलेआम बात कर रहे हैं। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में तशद्दुद और सियासी अदम इस्तेकाम के दरमियान मुल्क की अहम सियासी जमात BNP के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन तारिक रहमान 17 साल बाद कल लंदन से वापस आ रहे हैं।
1971 की पाक भारत जंग के दौरान तारिक रहमान, उनकी वालिदा खालिदा जिया और उनके भाई को ख़ानदान के दीगर अफराद के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था। BNP रहमान को बांग्लादेश की तहरीक आज़ाद में सबसे कम उम्र जंगी कैदी करार देती है। अगस्त 2004 में ढाका में अवामी लीग की रैली के दौरान दस्ती बम हमले में 24 अफराद हलाक हुए थे। शेख हसीना मौत से बाल बाल बच गईं। इस केस में तारिक रहमान का नाम भी सामने आया था। उस वक्त खालिदा जिया बांग्लादेश की वज़ीर आज़म थी। ताहम BNP ने इसे सियासत से तहरीक याफ्ता कदम करार दिया था। रहमान को 2007 में फ़ौज की हिमायत याफ्ता अबूरी हुकूमत के दौरान इंसदाद बदउनवानी मुहिम के दौरान गिरफ्तार किया गया था। रहमान को इलाज के लिए लंदन जाने की इजाज़त दी गई थी। दरअसल शेख हसीना के जाने से पैदा होने वाली सियासी खला, अवामी लीग पर पाबंदी, बांग्लादेश में जमात इस्लामी के बढ़ते हुए असर रसूख, पार्टी सरबराह खालिदा जिया की बीमारी और 2026 में होने वाले कौमी इंतखाबात के पेश नज़र रहमान की बांग्लादेश वापसी को इंतहाई अहम समझा जा रहा है। जहां BNP अपनी गुमशुदा ज़मीन वापस लाने की कोशिश कर रही है और रहनुमाओं नेज़ कारकुनान के खिलाफ मुकदमा चल रहे हैं। दरअसल शेख हसीना को इक़्तिदार से हटाने की तहरीक ने रहमान की वापसी की राह हमवार कर दी है। इस बीच लीबिया के फौजी सरबराह मोहम्मद अली अहमद अल हादाद तुर्की में एक हवलनाक तैयारा हादसे में हलाक हो गए हैं। जहाज़ में सवार दीगर 4 अफराद भी इस हादसे में हलाक हुए हैं। यह हादसा मंगल की शाम उस वक्त पेश आया जब लीबिया का एक वफ्द तुर्की के दारुल हुकूमत अनकरा के सरकारी दौरे से अपने मुल्क वापस जा रहा था। लीबिया के वज़ीर आज़म अब्दुल हमीद ने इस वाक़े को हादसाती और इंतहाई अफसोसनाक करार देते हुए कहा है कि ये लीबिया के लिए एक बड़ा नुकसान है। हादसे के बाद अनकरा एयरपोर्ट का आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है और कई परवाज़ों का रुख मोड़ दिया गया है। हादसे की वजह फ़िलहाल ज़ेर तफ्तीश है। खेल की खबरों में पहली बार खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के लिए लोगो, थीम सॉन्ग और मैस्कट मोरवीर को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में वाक़ BR यादव स्पोर्ट्स स्टेडियम में लॉन्च किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए नौजवानों के उमूर और खेलों के मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि ये खेल कबायली इलाकों से उभरते हुए टैलेंट को एक नई समत देने में मदद करेंगे। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 14 फरवरी 2026 को शुरू होंगे। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में 7 मसाबकती खेल यानी तीरंदाजी, एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, रेसलिंग, तैराकी और वेट लिफ्टिंग पेश किए जाएंगे। रिवायती भारतीय खेलों की नुमाइश के लिए 2 नुमाइशी प्रोग्राम भी मुनक़िद किए जाएंगे। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का इनेकाद वज़ारत खेल, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन और छत्तीसगढ़ स्टेट कमेटी कर रही है। भारतीय ख़वातीन टीम ने श्रीलंका के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज़ का दूसरा मैच 7 विकेट से जीत लिया है। इस जीत के साथ ही भारतीय ख़वातीन टीम ने सीरीज़ में 2-0 की बरतरी हासिल कर ली है। मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका ने भारत को जीत के लिए 128 रन का हदफ दिया, जिसे टीम इंडिया ने 11.5 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 129 रन बनाकर हासिल कर लिया। नाज़रीन, ईसाइयों का सबसे बड़ा त्यौहार क्रिसमस कल है। मुल्क और बैरून मुल्क में इसकी तैयारियां ज़ोर शोर से जारी हैं। मुंबई के बांद्रा में माउंट मैरी चर्च को रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया है। दरअसल हिमाचल प्रदेश के मनाली में भी क्रिसमस और नए साल से पहले सयाहों का हुजूम उमड़ पड़ा है। और आइए अब जानते हैं मौसम का हाल।
और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। तीनों कॉलेज में